100% बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है। संविधान की मूलभूत भावना जो है ना, जो पार्ट 3 में दिखाई जाती है, जो मौलिक अधिकार हैं, उस भावना के खिलाफ खिलवाड़ है, जो आर्टिकल 25 आर्टिकल है उसके खिलाफ, उसके ऊपर हमला है ना। मगर फिर आप इसमें हैरानी की क्या बात है? ख्याल से ये जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है, जो ये मशीनों द्वारा चुनी गई सरकार है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि विपक्ष कितनी मजबूती से अपनी वहाँ पे बात रखे या नहीं रखे, क्योंकि ये संविधान के हिसाब से तो देश चला नहीं रहे, ये तो संविधान तोड़ने के लिए देश चला रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो विपक्ष को अपनी विरोध प्रकट करना चाहिए वो संसद में तो करें, लेकिन उस पर ज़्यादा निर्भर ना करें, उन्हें सड़कों पर आके पूरे देश के लोगों को साथ लेके, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला। ये शेड्यूल कास्ट की जमीनों को छीनने का प्लान है, ये शेड्यूल ट्राइब की जमीनों को छीनने का प्लान है, ये सिख क्रिश्चियन बौद्ध लोगों की सबकी जमीन छीनने का प्लान है। और ये अल्टीमेटली जो सनातन धर्म के को कहते हैं हम मानने वाले लोग हैं, उनके भी मंदिरों की और धार्मिक स्थलों की प्रॉपर्टी को छीनकर अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे अपने मित्रों को देने का प्लान है, जिसकी शुरुआत सिर्फ देखने में अभी मुसलमानों की लग रही है। लेकिन इस कानून के माध्यम से कोई भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो मुस्लिम भी नहीं है, उसको भी अगर कह देंगे कि ये भी सरकारी है, हमने वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट किया उसके जरिए इसको अपने कब्जे में ले लिया, तो कौन रोक लेगा? कैसे रोक लेगा कोई? आप ये बताओ ना मुझे। और इसमें सबसे पहला नंबर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का आएगा, ओबीसी का भी आएगा, लेकिन थोड़ा बाद में आएगा। मुस्लिम का तो आ ही चुका है, सिख क्रिश्चियन और बौद्धों की जमीनें भी। और बुद्ध विहार तो 84,000 से ज्यादा थे ना देश में, अशोक सम्राट के टाइम में जो उन्होंने बनवाए थे, वो तो सारे हड़प कर चुके हैं। इसी तरीके से तो किए हैं, वही तरीका इस्तेमाल हो रहा है जो 84। ये नीतीश कुमार जी, अभी शिंदे साहब का एग्जाम्पल देख लें। शिंदे साहब नीतीश कुमार जी का भविष्य हैं। शिंदे साहब जो अभी उप मुख्यमंत्री है ना, वो नायडू साहब का भविष्य हैं, चिराग पासवान जी का भविष्य हैं। ये बात अपने दिमाग में एकदम सही कर लें। मैं ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ, कोई एजेंडा पे बात नहीं करता हूँ, मैं सच बात करता हूँ और वो ज्यादातर सही निकलती है जो मैं बोलता हूं। इसलिए सबको इकट्ठे होकर इसके खिलाफ अदालत में भी मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए और इसको निरस्त कराया जाना चाहिए और सड़कों पर भी बड़े आंदोलन के माध्यम से तरीके से इसके खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए। लेकिन अकेले मुसलमानों को नहीं करना है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और दूसरे सिख क्रिश्चियन बौद्ध और ओबीसी लोगों के साथ, उसके साथ हम गठजोड़ बना रहे हैं, गठबंधन बन रहा है बड़ा, वो सब मिलकर करेंगे प्रोटेस्ट। जैसे हमने सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में सफलता प्राप्त की थी, इसमें भी करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। वक्फ बिल आ रहा है, इस मामले पर सदन काफी गर्म है। वक्फ बिल पर क्या आपत्ति है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? ये गलत जगह गर्मी दिखाने से ना पहले कभी हुआ है कुछ, ना आज हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर जब तक 272 की संख्या विपक्ष के पास नहीं है, मेरे ख्याल से ये जो आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता है, जो ये मशीनों द्वारा चुनी गई सरकार है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि विपक्ष कितनी मजबूती से अपनी वहाँ पे बात रखे या नहीं रखे, क्योंकि ये संविधान के हिसाब से तो देश चला नहीं रहे, ये तो संविधान तोड़ने के लिए देश चला रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो विपक्ष को अपनी विरोध प्रकट करना चाहिए वो संसद में तो करें, लेकिन उस पर ज़्यादा निर्भर ना करें, उन्हें सड़कों पर आके पूरे देश के लोगों को साथ लेके, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला। ये शेड्यूल कास्ट की जमीनों को छीनने का प्लान है, ये शेड्यूल ट्राइब की जमीनों को छीनने का प्लान है, ये सिख क्रिश्चियन बौद्ध लोगों की सबकी जमीन छीनने का प्लान है। और ये अल्टीमेटली जो सनातन धर्म के को कहते हैं हम मानने वाले लोग हैं, उनके भी मंदिरों की और धार्मिक स्थलों की प्रॉपर्टी को छीनकर अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे अपने मित्रों को देने का प्लान है, जिसकी शुरुआत सिर्फ देखने में अभी मुसलमानों की लग रही है। लेकिन इसमें भी जो प्रावधान है उसमें आप लोगों को बहुत जल्दी नजर आ जाएगा कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स की भी प्रॉपर्टी अडानी अंबानी यूसुफ लुलू साहब जैसे लोग जो है वो वक्फ का बहाना लगा के ये वक्फ की लैंड ज़बरदस्ती कब्जा की है, सरकार के जो कलेक्टर होंगे या डीएम होंगे उनके माध्यम से ये छीन ली जाएंगी जगहें, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष के सांसदों का दावा है कि ये कानून लागू होने के बाद सरकारी कब्जे वाली संपत्तियों पर वक्फ का दावा समाप्त हो जाएगा। यूपी में 14,000 में से 11,500 एकड़ लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है, जिनमें मस्जिद, इमाम बाड़ा, कब्रिस्तान है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, अब जब लूटमार का ही पूरा प्रोग्राम इसके द्वारा बनाया जा रहा है तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने में क्या जा रहा है? आप मुझे ये बताओ ना। इस कानून के माध्यम से कोई भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो मुस्लिम भी नहीं है, उसको भी अगर कह देंगे कि ये भी सरकारी है, हमने वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट किया उसके ज़रिए इसको अपने कब्जे में ले लिया, तो कौन रोक लेगा? कैसे रोक लेगा कोई? आप ये बताओ ना मुझे। और इसमें सबसे पहला नंबर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का आएगा, ओबीसी का भी आएगा, लेकिन थोड़ा बाद में आएगा। मुस्लिम का तो आ ही चुका है, सिख क्रिश्चियन और बौद्धों की ज़मीनें भी। और बुद्ध विहार तो 84,000 से ज़्यादा थे ना देश में, अशोक सम्राट के टाइम में जो उन्होंने बनवाए थे, वो तो सारे हड़प कर चुके हैं। इसी तरीके से तो किए हैं, वही तरीका अब इस्तेमाल हो रहा है। जो 84,000 बुद्ध विहार जो लूटने का, जो उस समय का मनुवादियों का जो तरीका था, आज वही तरीका फिर अपनाया जा रहा है। मुसलमानों के तो बहाने से सिर्फ बिल पास कराने की एक साजिश है, हमला सबके ऊपर है ये। तो क्या वक्फ है ये नया बिल सरकारी कब्जे वाली जमीनों को सरकारी नियंत्रण में देने के लिए लाया गया है? क्योंकि ये दावा है कि बहुत सारी संपत्तियों पर सरकार का कब्जा है। नहीं, सरकारी नहीं। आपको एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, सरकारी बिल्कुल नहीं। सरकार के नाम पे तो कब्जे किए जाएंगे सबकी ज़मीनों पे, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, जिनका मैंने अभी गिनवाया है, SC ST OBC और दूसरे सिख क्रिश्चियन बौद्ध की ज़मीनों पे कब्जे किए जाएंगे। और पीछे से वो फिर ज़मीनें अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग जो हैं वो अपने थर्ड पार्टीज़ या कोई अपने ही जो बेनामी लोग खड़े करके झूठे कागज़ बनवा के सरकारी ज़मीन को अपनी बता देंगे। ऐसे केसेस मैंने
दिल्ली में तो बहुत सारे देखे हैं, मैंने खुद भी हैंडल किए हैं वो। तो ये काम होने जा रहा है, इसके लिए सबको चाक चौबंद हो जाना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों पे हमला नहीं है, मेरी बात सभी लोग याद रखें। मुस्लिमों ने सच्चर कमेटी के सामने सरकारी संपत्तियों के बारे में बताया था। देखिए, मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं मानता हूँ। उसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बहुत कम करके बताया गया था। उसमें सही जो सर्वे नहीं किए गए थे, सर्वे नहीं लगाया गया था, वो वजह उसकी जो भी हो, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट थी नहीं। तथ्यों के आधार पे उसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बहुत कम करके बताया गया था। तो वक्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कोई अच्छी रिपोर्ट मानना मेरे ख्याल से समझदारी का काम बिल्कुल नहीं। विपक्ष की यह भी आपत्ति है कि नए बिल में 22 में से सिर्फ सदस्य 10 मुसलमान होंगे, जबकि 12 सदस्य गैर मुस्लिम हो जाएंगे। पूरा बहुमत गैर मुस्लिम का हो जाएगा। क्या यह स्थिति ठीक है? इनके लिए तो हो जाएगा, मुसलमानों के लिए। हम लोग कितने दिनों से सबको समझा रहे हैं कि आप जाके बोध गया में बोध गया का जो सबसे पवित्र धर्म स्थल है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, उसमें कब्जा जो है, जो ऐसे लोग हैं जो बुद्धिस्ट नहीं हैं, उनका कब्जा है मैनेजमेंट पे। बुद्धिस्ट धर्म के लोग अपना धर्म का निर्वहन या अपनी आस्था का प्रकटीकरण या कैसे अपनी धार्मिक जो क्रियाएं हैं वो उनको करेंगे, ये कौन बताएगा? वो लोग जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ये तो हो रहा है ना, कितने सालों से हो रहा है। हम सबको समझा के थक गए। अब मुसलमानों का नंबर आ गया तो थोड़ा बहुत समझ में आया। इसके बाद क्रिश्चियंस, उसके बाद सिख, उसके बाद बाकी लोगों का नंबर है, शेड्यूल कास्ट का नंबर है, शेड्यूल ट्राइब का नंबर है, ओबीसी का नंबर है, फिर जनरल सबका भी नंबर आएगा ना। क्या मंदिरों की जितनी जो ट्रस्ट हैं वो सरकार के कब्जे में नहीं है? जो सनातन धर्म के मंदिर भी बताए जाते हैं, उनके कितने सबके ट्रस्ट सरकार ने कंट्रोल नहीं कर रखे। अब क्या सरकार उनके पैसे ले रही है? सरकार के अंदर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से सरकार का चेहरा दिखा के पैसे तो वही चुरा रहे हैं ना सब लोग। एक मामला यह भी है कि दूसरे धर्म के ट्रस्ट में गैर धर्म के लोगों को शामिल होने की अनुमति आमतौर पर नहीं दी गई है। मिसाल के तौर पर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष जिला अधिकारी पदे नहीं, लेकिन लिखा है कि गैर हिंदू होगा तो उसके नीचे का अधिकारी अध्यक्ष होगा। तो वक्त में ऐसा प्रावधान क्यों? वो भी बहुमत ही दिया जा रहा है। मैं तो आपको अभी एग्जाम्पल दिया ना बोध गया का, उससे बड़ा एग्जाम्पल तो कोई नहीं हो सकता। जब वो छीन लिया गया तो लेकिन ये 100% बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। संविधान की मूलभूत भावना जो है ना, जो पार्ट 3 में दिखाई जाती है, जो मौलिक अधिकार हैं, उस भावना के खिलाफ खिलवाड़ है। जो आर्टिकल 25 आर्टिकल है, उसके ऊपर हमला है ना। मगर फिर आप इसमें हैरानी की क्या बात है? जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो तो मनुवादी मानसिकता के ही तो हैं। उनका काम ही है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना। जिस मनुस्मृति को जला के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, उस संविधान को जला के मनुस्मृति वापस लाने का काम ही तो है आरएसएस का और सारे मनुवादी मानसिकता के लोगों का। इसमें हैरानी की क्या बात है? इसीलिए सभी अंबेडकरवादियों को, सभी संविधानवादियों को एकजुट होकर इस मनुवादी मानसिकता से लड़ना पड़ेगा। मनुवादी मानसिकता हम किसे कहते हैं? जो सबका हक लूट ले, अपने पास ले आए। ना किसी को प्रॉपर्टी का हक हो, कुछ ही लोगों के पास प्रॉपर्टी रखने का हक हो, उन्हीं लोगों के पास पढ़ने लिखने का हक हो, और कुछ लोगों को तो ऐसा कर दिया जाए वो घोड़ी ना चढ़ सकें, वो सड़क पे ना चल सकें, वो किसी कॉमन जगह तालाब से कुएं से पानी ना पी सकें। ये अत्याचार कोई बहुत दूर नहीं है हमसे। आज भी हमारे देश में आज भी वही मनुवादी मानसिकता कार्य कर रही है, जब लोगों को, हमारे भाई बहनों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, मूंछ रखने से रोका जाता है, भाइयों को हमारे पढ़ने से, अगर कोई शेड्यूल कास्ट की बच्ची पढ़ने गई तो उसकी पिटाई की जाती है। ये मध्य प्रदेश का कांड हुआ है। लोगों के, ट्राइबल्स के पेशाब कांड होते हैं यहाँ पे। ये है मनुवादी मानसिकता जिसके हम विरुद्ध लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान सहित उन कई नेताओं ने इस बिल का समर्थन किया है जो पिछले दिनों रमजान में खूब इफ्तार पार्टी कर रहे थे। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मोदी जी के सामने अगर वो कुछ भी ज़्यादा बोलेंगे, अमित शाह जी के सामने, अभी अमित शाह जी गए नहीं थे नीतीश कुमार जी से मिलने, तो उन्होंने बताया होगा, ये देखो
ये ईडी, ये सीबीआई, ये इनकम टैक्स, ये तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारे वो। अब नीतीश कुमार जी कब तक लड़ते, वो नज़र आ गया इनका। तो इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी का हुआ होगा, और इसी प्रकार से चिराग पासवान जी के तो एक बहुत ही निकटतम व्यक्ति के खिलाफ ईडी का बड़ा केस खोल ही दिया इन्होंने। लेकिन अगर ये लोग, इतने बड़े बड़े लोग पीछे हटते जाएंगे तो अमित शाह जी और मोदी जी इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये बात मेरी आज ये लोग लिख के रख लें। हिरेन पांड्या का एग्जाम्पल पता है ना सब लोगों को, अडवाणी जी का तो पता है ना, क्या हशर हुआ अडवाणी जी का, क्या किया, किस तरीके से दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी ऐसे। मुरली मनोहर जोशी जी, साध्वी प्रज्ञा, ये उमा भारती साहिबा, ये सब कितने बड़े बड़े कद्दावर नेता थे। अमित शाह जी और मोदी जी तो इनके आसपास भी नहीं थे नेता, इतने बड़े नेता थे सब। क्या असर किया इन दोनों ने सबका। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल तो गडकरी जी का है ना, गडकरी जी को कैसे चारों तरफ से घेर रखा है। तो ये नीतीश कुमार जी, अभी शिंदे साहब का ये एग्जाम्पल देख लें। शिंदे साहब नीतीश कुमार जी का भविष्य हैं। शिंदे साहब जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं ना, वो नायडू साहब का भविष्य हैं, चिराग पासवान जी का भविष्य हैं। ये बात अपने दिमाग में एकदम सही कर लें। मैं ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ, कोई एजेंडा पे बात नहीं करता हूँ, मैं सच बात करता हूँ और वो ज़्यादातर सही निकलती हैं जो भी मैं बोलता हूँ। सर आखिरी सवाल है, वक्फ बिल क्या सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित रहेगा या फिर उसके बाद भी सरकार अन्य धर्मों पर भी ऐसा बिल ला सकती है? पहले तो वक्फ बिल के तहत ही मैंने अभी आपको बताया ना, दूसरे धर्मों के लोगों की भी प्रॉपर्टी हड़पेंगे ये जो लैंड माफिया हैं आरएसएस और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के माध्यम से। लेकिन इससे पहले तो मैंने अभी आपको बोधगया का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ट्राइबल्स के लिए पैसा एक एक्ट आया था, उसमें अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग, आज हस्तेव में क्या हो रहा है देखिए आप, अडानी जी क्या कर रहे हैं। ट्राइबल्स की ज़मीन तो सबसे ज़्यादा हड़पी गई है ना। मुसलमानों का नंबर तो अभी आया है, अब इसके बाद सबका नंबर आएगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का नंबर, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का नंबर मुसलमानों से भी पहले आ चुका है। लेकिन अब बाकी सबका नंबर, बस यही राउंड द कॉर्नर, मतलब अगर आप मुड़ेंगे तो गली के नुक्कड़ पे ही खड़ा है, आ गया सबका नंबर अब। इसीलिए सबको इकट्ठे होके इसके खिलाफ अदालत में भी मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए और इसको निरस्त कराया जाना चाहिए, और सड़कों पे भी बड़े आंदोलन के माध्यम से तरीके से इसके खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए। लेकिन अकेले मुसलमानों को नहीं करना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी लोगों के साथ, उसके साथ हम गठजोड़ बना रहे हैं, गठबंधन बन रहा है बड़ा, वो सब मिल के करेंगे प्रोटेस्ट। जैसे हमने सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में सफलता प्राप्त की थी, इसमें भी करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाइयों के साथ अपना गठजोड़ और मजबूत करें, और हम आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। आप लोग सब तैयार रहें, आंदोलन होगा और जीत के लिए आंदोलन होगा। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, उन्हीं वोट चुराने की मशीनों के खिलाफ होगा, पेपर बैलेट लाने के लिए होगा। जैसे ही पेपर बैलेट वापस आते हैं, फिर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी चुनाव में एकदम छटपटाती नजर आएगी, उसकी सीटें एक एक सीट के लाले पड़ जाए।